गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो पोस्टुलेट्स मतलब क्या होता है। ठीक है। देखो, तुमने थ्योरी पढ़ी होगी, लॉज पढ़े होंगे, एक्सियम्स पढ़े होंगे, है ना। अजम्पशंस आए होंगे। ऐसे ही पोस्टुलेट्स भी इन्हीं का एक पार्ट है। ठीक है। अगर पोस्टुलेट्स की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है, देखो, जो क्वांटम मैकेनिक्स है ना, वो 5 पोस्टुलेट्स पे टिकी हुई है। 5 पोस्टुलेट्स अभी बताऊंगा। ठीक है। तो the formalism of quantum mechanical system या quantum mechanics is based on number of postulates. These postulates cannot be derived. They are the result of experiments. They represent minimal set of assumptions needed to develop the theory of quantum mechanics. Clear? If theory works, postulates are valid. Otherwise, they makes नो सेंस। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पोस्टुलेट्स का। देखो, पोस्टुलेट्स मतलब क्या है। पोस्टुलेट्स सर्टेन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स। तुमने कोई एक्सपेरिमेंट करा, उससे कुछ रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को ना तुमने अपना एक बेसिस बना लिया। ठीक है। जैसे तुमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, तो वहां से तुमने एक बेसिस बना दिया और तुमने बोल दिया कि लाइट एक वेव है। ओ सॉरी, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए और उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमने पोस्टुलेट्स को बना लिया। अब इनका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये कहाँ से आया ये भी नहीं पता। ये क्या है, रिजल्ट्स जो हुए, जो एक्सपेरिमेंट्स हुए ना, उनके रिजल्ट्स हैं ये पोस्टुलेट्स। और assumptions भी हैं कुछ, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर थ्योरी तुम्हारी काम करती है, जैसे पोस्टुलेट्स के बेसिस पे थ्योरी बनाई गई, अगर वो थ्योरी काम करती है तो पोस्टुलेट्स वैलिड है, वरना फिर उस पोस्टुलेट्स को हम ड्रॉप करते चले जाएंगे। ठीक है। हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट है, पहले पोस्टुलेट को बोलते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है। ये पहले भी कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। देखो क्या है, द स्टेट ऑफ
quantum mechanical system at time t is specified by a state vector ket of psi t in हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस में आपको पढ़ा चुका हूं मैथमेटिकल टूल वाली क्लास में, ठीक है। इन हिल्बर्ट स्पेस psi of t contains all the needed information about the system। ठीक है। तो कोई भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है आपका, जैसे हाइड्रोजन एटम है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, बंडी बॉक्स है, तो हर किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को ना स्पेसिफिक किया जाएगा उसके स्टेट वेक्टर से, जो कि साई होगा। और वो साई सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा उस सिस्टम के बारे में। ठीक है। एनी सुपरपोजिशन एनी सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट वेक्टर इज ऑल्सो अ स्टेट वेक्टर। ठीक है। मतलब सुपरपोजिशन दो स्टेट वेक्टर का एक स्टेट वेक्टर ही होगा। जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम आपने पढ़ी होगी, जैसे जहां कूलाम लॉ आता है ना, वहां भी पढ़ी होगी। ठीक है। तो इफ कट ऑफ फाई वन, कट ऑफ फाई टू, कट ऑफ फाई एन आर ऑर्थोनॉर्मल, ऑर्थो नॉर्मल स्टेट वेक्टर्स स्टेट वेक्टर्स, then any linear superposition any linear superposition of these state vectors is also a state vector। क्लियर है? ठीक है। C1 फाई 1, C2 फाई 2, C3 फाई 3, Cn फाई n। ठीक है। और श्रोडिंगर में भी ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हो तुम। ठीक है। और समीशन, अगर ये नॉर्मलाइज्ड है तो क्या आ जाएगा, सी मोड सी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो ये आपका पहला पोस्टुलेट है। ठीक है। देखो, सेकंड पोस्टुलेट है आपका, टू एवरी फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी ए कोल्ड एंड ऑब्जर्वेबल और डायनेमिकल वेरिएबल देयर corresponds there corresponds a linear Hermitian operator A whose
आइगन वैल्यूज आर whose eigenvalues forms a complete basis। देखो, जैसे कोई एक फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी है ए, पोजीशन मान लो, मोमेंटम मान लो, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, हर्मिशियन ऑपरेटर से, ठीक है। हर एक फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग एक हर्मिशियन ऑपरेटर होगा, और उसकी आइगन वैल्यूज एक कंप्लीट बेसिस फॉर्म करेगी। कंप्लीट बेसिस के बारे में मैंने बता रखा है, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर पीछे जो पढ़ा रखा है वो यहाँ पे रिपीट करता हुआ चले जाऊंगा ना, तो कभी सिलेबस खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। थर्ड है आपका, द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जर्वेबल द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जर्वेबल ए मे बी रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड जस्ट सेकंड, रिप्रेजेंटेड formally by the action of A on a state vector ket of psi t, the only possible result of such a measurement is one of the eigenvalues an, which is real, of the operator a, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है ये, कि अब ए कोई ऑब्जर्वेबल है आपका हर्मिशियन ऑपरेटर, जैसे पोजीशन हो गया, अब उसको मेजर करना है। तो वो कैसे मेजर होगा, वो जो ऑपरेटर है ना, उस ऑपरेटर को ऑपरेट कराओ स्टेट वेक्टर पे। और आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या बोलती है आपकी, वो बोलती है ए को अगर ऑपरेट कराओगे साई ऑफ टी पे, तो क्या मिलेगा, एक आइगन वैल्यू मिलेगी, और साई ऑफ टी तुमको एज इट इज मिल जाएगा। तो ये जो है ना, ये अगर ये पोजीशन है तो ये भी पोजीशन आएगी लेम्डा, ठीक है। अगर ये मोमेंटम है तो भी ये मोमेंटम आएगी। ये हैमिल्टोनियन है एनर्जी ऑपरेटर, तो ये एनर्जी आएगी लेम्डा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ऐसे मेजरमेंट हो सकता है, और ये कोई भी एक आइगन वैल्यू हो जाएगी। जैसे अगर ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में, कि अगर ये एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का है ए, उस क्लास में जाके देखना क्या बोलते हैं, इससे पहले क्या कराया था, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो उस क्लास में जाके देखना, वहां पे मैंने बताया हुआ है कि ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स की एन आइगन वैल्यूज हो, तो यहाँ पे उनमें से कोई भी एक आइगन वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर है। और द स्टेट immediately after the measurement is psi n, an psi n। ठीक है। तो जिस स्टेट की आइगन वैल्यू आएगी ना, उस स्टेट में चला जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारी आइगन वैल्यूज हैं ए वन, ए टू, ए थ्री,
A4, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वो है स्टेट है, वो phi 1, phi 2, ऐसे ही phi 3, phi 4, ठीक है। तो अगर तुम्हारी A2 आइगन वैल्यू आ रही है ना, तुमने ऑपरेट कराया, A को ऑपरेट कराया पाई पे, और यहाँ पे A2 मिल गया, और साई, और A2, तो ये जो आएगा ना स्टेट, ये साई 2 हो जाएगा आइगन वैल्यू। तो मतलब अब जो मेजरमेंट करने के बाद आइगन वैल्यू साई 2 आ गई ना, तो तुम्हारा जो स्टेट है ना, वो साई 2 में पहुंच चुका है। क्लियर है? तो ये कहना चाह रहा है इस स्टेटमेंट से। देखो नेक्स्ट देखो, फोर्थ। When measuring an observable A of a system in a state ket of psi, the probability of obtaining one of the known degenerate eigenvalues an of the corresponding operator A is given by, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, साई एन ऑपरेट कराएंगे साई पे, इसका मोड स्क्वायर अपॉन साई एन, साई एन कितना आ जाएगा, ए एन आएगा ऑपरेट होके, और नीचे आएगा साई, साई। क्लियर है? साई एन इज एन आइगन स्टेट ऑफ ए। देखो ये क्या बोल रहा है, ये जो केस है ना बेसिकली, ये आपका डिस्क्रीट का केस है। कंटिन्यूअस का केस भी बताता हूँ। देखो ये बोल रहा है कि जैसे मैंने पिछले वाले में बताया, थर्ड पोस्टुलेट में आपको, कि ए को ऑपरेट कराओगे साई पे और कोई भी एक आइगन वैल्यू मिल जाएगी। तो इस स्टेप में कह रहा है कि अलग अलग वैल्यू आ रही है ना, A1, A2, A3, A4। तो ये कह रहा है कि A1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, A2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, A3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, A4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्योंकि हर बार तो A1, A2, A3 आएगा। अब मैंने कोई देखो, कोई सिस्टम है, वो 4x4 की मैट्रिक्स है जो ऑपरेटर बन रहा है, और चार आइगन वैल्यू आ सकती है, A1, A2, A3, A4। तो जब मैं मेजर करूंगा ना, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास A3 आएगा, या क्या प्रोबेबिलिटी है मेरे पास A4 आएगा। तो प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, प्रोबेबिलिटी चलती है। तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी होगी मोड ए एन स्क्वायर अपॉन साई साई। ये क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना, टेंशन नहीं लो। क्वेश्चन से चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया, ये उसका केस है जब आपका जो आइगन वैल्यूज है ना, वो नॉन डीजेनरेट है। अब देखो, इफ आइगन वैल्यूज इज एम डीजेनरेट, उस केस में क्या होगा, पी एन ए एन इज इक्वल टू समीशन J1 to M साई एन जे साई मॉड स्क्वायर साई साई। तो हो जाएगा समीशन J1 to M ए एन की पावर जे स्क्वायर अपॉन साई साई। देखो, डी जनरेशन का मतलब क्या होता है, एम डी जनरेट का मतलब क्या होता है, ऐसी एम आइगन वैल्यूज हैं जिनके लिए एम, मतलब ऐसे एम स्टेट हैं सेम आइगन वैल्यू के लिए। डीजेनरेसी का मतलब होता है सेम आइगन वैल्यू के लिए अलग अलग स्टेट्स पॉसिबल है। जैसे एनर्जी के केस में ज्यादातर ये आता है, ठीक है। तुमने हैमिल्टोनियन मेजर करा और तुम्हारे पास वैल्यूज आई E0, E1, E2,
E3, E4। ई नोट के लिए पॉसिबल है फाइव नोट, E1 के लिए पॉसिबल है फाइव वन और फाइव टू। E2 के लिए पॉसिबल है फाइव थ्री, E3 के लिए पॉसिबल है फाइव फोर, E4 के लिए पॉसिबल है फाइव फाइव, फाइव सिक्स, फाइव सेवन। अब देखो, जो ये E1 है ना, इसको बोलेंगे डबली डीजेनरेट, क्योंकि इसमें दो स्टेट ऐसे हैं जिनके लिए सेम आइगन वैल्यू है। इसको बोलेंगे ट्रिपल डीजेनरेट, क्योंकि ऐसे तीन आइगन वैल्यूज हैं, तीन आइगन फंक्शन है जिनके लिए सेम आइगन वैल्यू आ रही। तो एम डीजेनरेट का मतलब क्या हुआ? ऐसे एम आइगन फंक्शंस हैं जिनके लिए सेम आइगन वैल्यू आ रही है, ए एन। क्लियर है? एक आइगन वैल्यू आ रही है कितने कितने स्टेट के लिए? एम स्टेट के लिए। तो डीजेनरेसी का मतलब समझ में आ गया? डेफिनेशन लिखा दूंगा मैं आगे, ठीक? परेशान क्यों, कंसेप्ट समझो बस, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन कंसेप्ट से होंगे। तो अब देखो, द एक्ट ऑफ मेजरमेंट, उसी के आगे लिखा रहा हूँ, ठीक है? फोर्थ पोस्टुलेट्स पे, द एक्ट ऑफ मेजरमेंट changes the state from cat of psi to cat of psi n if the system is already in eigenstate cat of psi n of A, then a measurement certainly yields n। ये कह रहा है कि मेजरमेंट के बाद ना जो तुम्हारा साई होगा उस स्टेट में चले जाएगा। ये तो पहले ही बता चुका हूँ, उस स्टेट में चले जाएगा जिस स्टेट की आइगन वैल्यू मिली है। अगर आइगन वैल्यू तुमको, देखो यहां समझाता हूँ। मान लो तुमने ए ऑपरेट कराया, मतलब हैमिल्टोनियन ऑपरेट कराया, और साई पे, और साई क्या है तुम्हारा? साई तुम्हारा है, मान लो कांस्टेंट नहीं लगा रहा मैं, सी वन वी वन वो भी, तो फाइव जीरो, फाइव वन, फाइव टू, ये पूरा है। अब देखो, एच को तुमने फाइव पे ऑपरेट कराया, साई पे ऑपरेट करा, और साई पे ऑपरेट करने के बाद तुम्हें पता है क्या मिला? तुम्हें ई टू मिला। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा फाइव थ्री। तो जो आइगन वैल्यू मिली है ना, उसी के स्टेट में पहुंच जाएगा आइगन। अगर यहाँ पे ई थ्री मिला होता तो यहाँ पे फाइव फोर आ जाता, ई जीरो मिला होता तो फाइव डॉट, ई वन मिला होता तो या तो फाइव वन आता या फाइव टू आता। वो किस पे डिपेंड करता है? इनके कांस्टेंट पे। क्या है, मतलब प्रोबेबिलिटी आएगी, ठीक है? क्लियर है? तो देखो, ये डिस्क्रीट का केस था। अगर कंटिन्यूअस का केस लेंगे, ठीक है, तो उसमें लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी, कंटिन्यूअस कर लेना, ठीक है? और यहाँ डिस्क्रीट लिख लेना, डिस्क्रीट, ये डिस्क्रीट केस, ठीक है? तो द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी that the measurement of A yields between A to A plus BA on a system which initially in psi। तो ये हो जाएगा आपका dp बाई डी ए मॉड साई स्क्वायर
साई साई, तो मोड साई ए स्क्वायर अपॉन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई स्टार साई टी टू। क्लियर, ये कंटिन्यूस करके से। अब लास्ट पोस्टुलेट, द टाइम evolution of the state vector set of psi t of a system is governed by time independent Schrodinger equation I h cross del by del t set of psi t। ठीक है, तो अगर तुमको साई किसी टी पे पता है, टी नोट पे पता है, और तुमको साई टी पे निकालना है, तो इस इक्वेशन का यूज करोगे। ठीक है, तो u आएगा आपका u टी टी नॉट इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा, e की पावर माइनस आयोटा एच एच हैमिल्टोनियन बाय एच क्रॉस टी माइनस टी नॉट। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके 5 पोस्टुलेट्स। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला था, डीजेनरेसी के बारे में बता देता हूँ आपको। डीजेनरेसी क्या होता है? ठीक है, डीजेनरेसी और एक चीज और बतानी है बस। आ, हाँ, एक चीज और बतानी है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से हम वन डायमेंशन पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो ये होता है द नंबर ऑफ डीजेनरेसी का, लिख लेना अगर कोई पूछे तो, मतलब एग्जाम में भी आ सकती है और इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, यहाँ डिफरेंट लगा दिया, द नंबर ऑफ डिफरेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट स्टेट वेक्टर्स हैविंग सेम आइगन वैल्यू, हैविंग सेम आइगन वैल्यू इज कॉल्ड डीजेनरेसी। ठीक है, एंड एंड इफ देयर आर f different linearly independent state vectors with common eigenvalue, then it is f-fold degeneracy। ठीक है, क्लियर है। एक आता है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन क्वांटम मैकेनिक्स में, नेक्स्ट पेज में था। इक्वेशन ऑफ मोशन, कोई एक ऑपरेटर है ए, ठीक है, उसको लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, मतलब उसका डेरिवेटिव क्या होगा किसी ऑपरेटर का ए का, वन बाय एच क्रॉस ए हैमिल्टोनियन प्लस उसका एवरेज रिजल्ट। ठीक है, ये आपकी क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन क्वांटम
मैकेनिक्स। यहीं से ये आपकी अर्नफेस्ट थ्योरम आती है। ठीक है, बीएससी वाले बच्चों ने पढ़ी होगी, अर्नफेस्ट थ्योरम आती है। ठीक है, तो ये होती है अर्नफेस्ट थ्योरम। ये क्या बोलती है देखो, अर्नफेस्ट थ्योरम तुम्हारी बोलती है, अच्छा पहले मैं ना तुमको बता देता हूँ फिर लिखवाता हूँ। ये वाली इक्वेशन उठाओ, डेरिवेटिव ऑफ ए इज इक्वल टू 1/h क्रॉस ए एच प्लस डेल बाय डेल टी। अगर ए की जगह मैं एक्स ले लूं, ऑपरेटर ही तो है, पोजीशन एक ऑपरेटर है, तो मैंने पोजीशन ऑपरेटर ले लिया। 1/h क्रॉस ए की जगह एक्स और हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन एनर्जी ऑपरेटर है, क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो p² बाय 2m प्लस v ऑफ एक्स। अब देखो, जो एक्स ऑपरेटर है तुम्हारा, वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, उसका एवरेज रिजल्ट क्या है, 0। एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है ना, और पार्शियल डेरिवेटिव में एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंडेंट होना चाहिए, तभी उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो आएगा। ठीक है, तो 1/IH क्रॉस एक्स p² बाय 2m प्लस एक्स v ऑफ एक्स। कॉम्यूटेटर अलजेब्रा याद करो, ये जीरो हो जाएगा प्रॉपर्टी से। 1/IH क्रॉस एक्स और पी एक्स का, देखो पहले तो 1/2m बाहर में, अंदर क्या बचा, एक्स और पी। क्लियर, तो 1/2m IH क्रॉस x p²। प्रॉपर्टी लगाओ, ऐसी प्रॉपर्टी मैंने बताई हुई है, कॉम्यूटेटर अलजेब्रा याद होना चाहिए ना। तो प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या आएगा, 2p I/H क्रॉस I/H क्रॉस, 2 से 2 कैंसिल, तुम्हारे पास हो गया p/m। p/m क्या होता है, वेलोसिटी। तो तुम्हारे पास क्या रिलेशन आ गई, d/xt/dt इज इक्वल टू p/m और वेलोसिटी। टाइम चेंज ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू वेलोसिटी। ऐसे ही क्या करना तुम, अ, यहाँ पे रखना, एक्स रख दिया ना, पी रखना। ठीक है, पी रखना, और फिर देखना क्या आता है। यहाँ पे अगर मैं पी रखूंगा, नेक्स्ट पेज पे करके देखो, देखो क्या करना है, 1/I/H क्रॉस पी, पी और हैमिल्टोनियन एच प्लस, अगेन ये जीरो हो जाएगा क्योंकि टाइम पे डिपेंड नहीं करता। पी हैमिल्टोनियन p²बाय 2m प्लस v ऑफ एक्स 1/IH क्रॉस p p²बाय 2m प्लस p। ये सब प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं ना, पता होनी चाहिए तुम्हें प्रॉपर्टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी से जीरो, 1/IH क्रॉस, देखो t, मोमेंटम ऑपरेटर क्या बताया हुआ है, -IH क्रॉस del/del x। बाहर करो, -IH क्रॉस, अच्छा अभी तो अंदर है, बाद अगले स्टेप में बाहर कर, जस्ट लेट्स -IH क्रॉस del/del x और v ऑफ एक्स। क्लियर, IH क्रॉस कॉमन लो, मतलब बाहर लो, कॉमन क्या लो, del/del x इंटू v ऑफ एक्स माइनस del/del x
इंटू वी ऑफ एक्स। प्रॉपर्टी लगाओ, डेल बाय डेल एक्स इंटू वी एक्स, ये प्रॉपर्टी लगाओगे, कराई हुई है मैंने, है ना। डेल बाय डेल एक्स इंटू वी एक्स, तो तुम्हारे पास आ गया डी टी बाय डी टी इज इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स माइनस का, माइनस का डी वी बाय डी एक्स, ये क्या होता है? अरे डी यू बाय डी एक्स या डी वी बाय डी एक्स फोर्स नहीं होता? फोर्स को क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ डेल वी, और डेल वी क्या है? डी वी बाई डी एक्स ही तो है। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? फोर्स नहीं लिख सकता क्या? समझ में आ रहा है ना? तो दूसरा रिजल्ट क्या आया? पी इज इक्वल टू फोर्स। कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा? पोजीशन का डेरिवेटिव वेलोसिटी आ रहा है, मोमेंटम का डेरिवेटिव फोर्स आ रहा है। ये तो क्लासिकल है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा है ना। तो अर्नफेस्ट थ्योरम यही कहती है, ये क्या लिया है? एवरेज है। अरे एक्सपेक्टेशन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू। तो अर्नफेस्ट थ्योरम यही कहती है, देखो क्लासिकल मैकेनिक्स ये क्या कहती है? अर्नफेस्ट थ्योरम, द एवरेज रिजल्ट, द एवरेज रिजल्ट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स approaches or corresponds to classical mechanics। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स, इसी में आगे लिख लेना, क्वांटम मैकेनिक्स must contain classical mechanics as a limiting case। बस इतना करना आना अनफेस्ट थ्योरम में जो लिखाया हुआ है ना, ये अनफेस्ट थ्योरम में कराना। अगर अनफेस्ट थ्योरम पूछने लगे ना, तो जो मैंने बताया है सब ये लिखा, क्योंकि आती है अनफेस्ट थ्योरम, पूछते हैं अनफेस्ट थ्योरम क्या है। तो अनफेस्ट थ्योरम में इंटरव्यू में पूछे तो सिंपली बोलना कि द एवरेज रिजल्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स विल कॉरस्पॉन्ड्स टू द क्लासिकल मैकेनिक्स, इतना ही बोलना है इंटरव्यू में। और फिर उसको एक्सप्लेन कर देना कैसा होता है कि सर जब हम टाइम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं पोजीशन का, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है, और मोमेंटम का टाइम रेट चेंज निकालते हैं तो हमारे पास फोर्स आ जाता है, जो कि क्लासिकल में क्लासिकल बताता है। क्लियर? और इक्वेशन ये जो है ना, ये क्वांटम मैकेनिक्स की इक्वेशन है। तो क्वांटम मैकेनिक्स से क्लासिकल रिजल्ट कैसे आ रहे हैं? एवरेज रिजल्ट क्लासिकल में आ जा रहे हैं। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में इतना ही था, अनफेस्ट थ्योरम हो गई। अब नेक्स्ट टाइम से हम वन डायमेंशन मोशन स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।